नमस्कार मेरे साथियों। आज मैं आपके सामने, आपके समक्ष मैं उन विचारों को व्यक्त करने जा रहा हूं जिन विचारों के माध्यम से आपने जो आंतरिक राज छुपा है, वो आंतरिक राज उभर करके 100% आने के लिए वो उत्सुक होगा। तो हम आपके दिमाग में जो चल रहा है, जो विचार पैदा हो रहा है, इन विचारों को बदल करके एक नई दुनिया में आपको ले जाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। देखिए, हम आप चले हैं विकसित राष्ट्र घोषित करने के लिए। जो हमारा देश विकसित राष्ट्र कैसे बनेगा, भारत को विकसित कैसे किया जा सकता है, भारत विकसित देश कैसे बनेगा, भारत विकसित देश कब बनेगा, भारत विकसित राष्ट्र कैसे बन सकता है, भारत को विकसित कैसे किया जा सकता है, हम अपने भारत का विकास कैसे कर सकते हैं। इन तरह के समस्या और चुनौतियां हमारे सामने पैदा हो रही है कि भारत को विकास करने के लिए हमें कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जो हमारे सामने चैलेंजेस है, उन चैलेंजेसों से डट करके मुकाबला करना पड़ेगा। हम अपने मानसिक और शारीरिक सामाजिक स्थिति को मजबूत नहीं करेंगे, सामाजिक ढांचे को जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे, तब तक हम विकसित राष्ट्र के लिए कल्पना नहीं कर सकते हैं। विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमें नफरती विचारों से ऊपर उठना होगा, नफरती ताकतों को दबाना होगा, कुचलना होगा। तब जाकर के हम एक नए भारत का निर्माण करेंगे। वो नया भारत एक विश्व के दृष्टि पटल पर सितारे के रूप में उभरेगा और हम जो कल्पना कर रहे हैं वो कल्पना वास्तविक रूप से उभर करके सामने आएगा। जब तक हम अपने मेंटलिटी को, मानसिकता को नहीं बदलेंगे और मानसिक रूप से हम जब तक निर्बल रहेंगे, सबल नहीं हो पाएंगे, तब तक हम विकसित राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें सशक्त होना होगा। तो हमें कुछ चीजों पर विचार करना होगा, मंथन करना होगा कि हमारा देश एक शीर्षस्थ स्थान कैसे प्राप्त करेगा, एक विकसित राष्ट्र के रूप में कैसे उभरेगा। इसके लिए हमें योजना बनाना पड़ेगा। जब तक हम योजना जीवन में नहीं बनाएंगे, नए प्रोजेक्ट तैयार नहीं करेंगे, योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं करेंगे, तब तक उसका अंजाम नहीं मिल पाएगा और हम विकसित राष्ट्र कभी नहीं बना सकते। यह कल्पना मात्र ही रह जाएगी। इसीलिए विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमें नफरती विचारों को, सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करना होगा, उनके ढांचे को स्ट्रांग बनाना होगा, मानसिक रूप से सशक्त होना पड़ेगा। जाति बाति भेदभाव, ऊंच नीच, इन तमाम चीजों से ऊपर उठ करके हम ग्लोबलाइजेशन स्टेट को समझ पाएंगे और उसके अनुसार हम अपने योजना को तैयार करेंगे कि इस तरह का योजना
जब तक हम तैयार नहीं कर सकते हैं, तब तक हम ग्लोबलाइजेशन लेवल तक नहीं पहुंच सकते हैं। विकसित राष्ट्र के दर्जा में हम अपने भारत को नहीं ले जा सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना होगा। वो बिंदु क्या है, इसको बारीकी से हमको समझना पड़ेगा, उन पर दृढ़ संकल्पित होकर के काम करना पड़ेगा, जिसमें एकता और भाईचारे की भावना से ऊपर उठ करके भाईचारे और बंधुत्व के विचारों को जब तक हम अपने समाज में उड़ेलेंगे नहीं, तब तक हम विकसित राष्ट्र को कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो हमें कुछ बिंदुओं पर फोकस करना पड़ेगा। वो बिंदु क्या है, मैं थोड़ा आपको इसके बारे में डिटेल परिचय करा दूं, इंट्रोड्यूस कर दूं। मैं इंट्रोडक्शन देने का बहुत ढंग से एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले चलिए भारत को विकसित करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचों में सुधार करना पड़ेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचों में सुधार करना पड़ेगा। आर्थिक नीतियों को मजबूत करना पड़ेगा। सामाजिक समानता लाना पड़ेगा। जब तक सामाजिक समानता नहीं आएगी, नवाचार और प्रौद्योगिकों को बढ़ावा देना होगा। पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देना होगा और रोजगार के अवसर को बढ़ावा देना होगा। जब तक हम रोजगार मुहैया नहीं कराएंगे, बेरोजगारी दूर नहीं करेंगे, शिक्षा को समावेशी ढंग से, समावेशी शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं देंगे, आर्थिक नीति को मजबूत नहीं करेंगे, स्वास्थ्य में सुधार नहीं लाएंगे, प्रौद्योगिकों को उच्च स्तर तक नहीं ले जाएंगे, तब तक हम विकसित राष्ट्र की कल्पना कदापि नहीं कर सकते हैं। विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमें सहयोग और समूह की जरूरत होगी। उनमें हमारे विचारों में नई क्रांति लाना पड़ेगा। सहयोगात्मक विचारधारा को लाना पड़ेगा। एक मंच पर एकजुट होकर के समाज में नई क्रांति को जन्म देना पड़ेगा। जब तक आप इन विचारों से रूबरू नहीं होते हैं और इन विचारों को विश्व स्तर तक नहीं ले जाते हैं, तब तक हम विकसित राष्ट्र कभी नहीं बना सकते हैं। इसके लिए हमें कई कदमों से गुजरना पड़ेगा। कितने चैलेंजेस से लड़ना पड़ेगा, कितने हमें जो चैलेंज है विश्व स्तर पर, जो चुनौतियां है, उससे डटकर हम सबों को मुकाबला करना पड़ेगा। इसके लिए सबल बनना पड़ेगा। ये हमेशा ख्याल कर लीजिए, जब तक आप में सबलता और दृढ़ संकल्प कूट कूट करके नहीं भर जाता है, तब तक आप विकसित राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए विकास करना है तो सबसे पहले हमें आर्थिक विकास पर ध्यान देना पड़ेगा। तो आर्थिक विकास क्या है, इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, तो जानिए, समझिए। सबसे पहले हमें आर्थिक नीतियों को मजबूत करना होगा। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए हमें सामाजिक बुराइयों से लड़ना होगा, ऊपर उठना होगा। जब तक हम विश्व बंधुत्व की भावना, भाईचारे की भावना, जाति पाति नफरती ताकतों को समन करके एक नए समाज का निर्माण करके, सुसज्जित समाज का निर्माण जब तक विश्व स्तर पर हम नहीं दिखाएंगे, तब तक हमारे
आर्थिक विकास को कल्पना करना मुश्किल है। हमें निवेशकों को लुभाने के लिए जब तक हमारे देश में व्यापार मजबूत नहीं होगा, बाहरी विदेशियों हमारे देश में व्यापार नहीं करेंगे, तकनीकी नहीं देंगे, नए नए दक्षता ज्ञान को यहां नहीं ले लेंगे, आधुनिकीकरण नहीं होगा, तब तक हम उसको आकर्षित नहीं कर सकते। उसके लिए हमें खुद को सबल बनना पड़ेगा, खुद को उस तरह का मॉडल तैयार करना पड़ेगा, तब जाकर के विदेशियों जो कारोबारी है, जो व्यापारी है, जो विदेश से आकर हमारे भारत में व्यापार करेंगे, वो आकर्षित नहीं हो पाएगा। तो आकर्षित करने के लिए हमें घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए नीतियों में सुधार करना पड़ेगा। हमारे जो नीति है कमजोर नीति, इसको मजबूत करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, दुनिया के सामने उभरना पड़ेगा इस स्थिति को लेकर के। जब तक हम अपने आप को सबल नहीं दिखाएंगे तो दूसरा आकर्षित नहीं हो सकता है। दूसरा पक्ष क्या है? निर्यात बाजार में हिस्सेदारी को बढ़ाना पड़ेगा। निर्यात बाजार जो होता है उसमें हिस्सेदारी को बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाएंगे? सेवाओं और माल दोनों को निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने पर ध्यान देना पड़ेगा। एक केंद्रीकरण लाना पड़ेगा, केंद्रीकरण विचारों को, केंद्रीकरण मार्केटिंग को अपनाना पड़ेगा। जब तक केंद्रीकरण हम नहीं करेंगे, उस पर फोकस नहीं करेंगे, तब तक हम निर्यात बाजार में टॉप हिस्सेदारी नहीं बढ़ा सकते हैं। समझ गए ना? स्टार्टअप जो होता है, स्टार्टअप समझ रहे हैं ना? स्टार्टअप को भरपूर हम सबको सहयोग करना पड़ेगा, बढ़ावा देना पड़ेगा। स्टार्टअप 2 में जो आता है टियर 2 और टियर 3, समझ रहे हैं ना? 2 और टियर 3 जो होता है, इस तरह के शहरों में स्टार्टअप हब स्थापित करना पड़ेगा। जो हमारे शहर है टियर 2 और टियर 3 जो शहर है, जिसको चयनित किया गया है टियर 2 और टियर 3, उस तरह के शहरों में स्टार्टअप हब को स्थापित करना पड़ेगा। जब तक हम हब नहीं देंगे और स्टार्टअप पर विशेष फोकस नहीं करेंगे, तब तक हम विकसित राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। स्टार्टअप हब स्थापित तो कर लेंगे और छोटे छोटे और मध्यम उद्योगों जैसे MSMES जो होता है को बेहतर वित्त पोषण और विपणन योजनाओं प्रदान करना पड़ेगा। विपणन योजनाओं को हमें प्रदान करना पड़ेगा, यानी ला करके देना पड़ेगा। समझ गए ना? इस तरह के जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक हम विकसित राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और मानव पूंजी का विकास, जब तक मानव, समझ रहे हैं ना, मानव, इसको हम, इन पूंजियों का जब तक हम विकास नहीं करेंगे, तब तक हम कल्पना नहीं कर सकते हैं विकसित राष्ट्र। इसमें क्या है? मानव पूंजी क्या है समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले मानव को दक्षता कैसे प्राप्त हो, कुशल कैसे बने, एक्सपर्ट कैसे बने, इसके लिए शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना पड़ेगा। शिक्षा की गुणवत्ता को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण
शिक्षा प्रदान कराना पड़ेगा। जब तक बच्चों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं आएगी, उसमें कौशल विकास नहीं हो पाएगा। कौशल विकास को भी साथ साथ लेकर के चलना पड़ेगा। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूलों और कॉलेजों की संख्या बढ़ाना पड़ेगा। स्कूलों और कॉलेजों की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा और शिक्षकों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा। हमेशा उस पर ध्यान रखना पड़ेगा हमारे सरकार को। टॉप क्लास के टीचर पैदा जब तक नहीं होगा, दक्ष टीचर, तब तक हमें शिक्षा में सुधार नहीं होगा। जिस देश में अशिक्षा होगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी जाएगी, वो राष्ट्र कभी विकसित नहीं हो सकता है, वो अपंग हो जाएगा। आज अमेरिका चले जाइए, ब्रिटेन चले जाइए, यूरोपीय कंट्री में चले जाइए, जापान में चले जाइए, सबसे टॉप क्लास का जो दिमाग वाला होता है, टॉप माइंडेड जो होता है, टॉप माइंड का, टॉप 10 माइंड का, उसको शिक्षक में रखा जाता है। सेकेंड क्लास के दर्जा, थर्ड क्लास के दर्जा होता है, वो पदाधिकारी रैंक बनता है। उससे कम रैंक का होता है। लेकिन यहां देखिए हमारे भारत की क्या शिक्षा नीति है। टॉप क्लास का स्टूडेंट होगा, टॉपर स्टूडेंट, वो एयरफोर्स में चला जाता है, बैंक में चला जाता है। उसके बाद इंजीनियरिंग में चला जाता है। जो सेकेंड दर्जा का होता है, सेकेंड क्लास का होता है, वो आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी कंप्लीट करता है और यूपीएससी पदाधिकारी, आईएएस पदाधिकारी, आईपीएस पदाधिकारी बनकर के हमारे देश के शीर्ष स्थानों पर बैठाया जाता है। तीसरे दर्जा का जो है वो एसएससी, बीपीएससी कंप्लीट करता है। और चौथे दर्जा का, चौथा स्तंभ का जो स्टूडेंट होता है, बकलोल तकलोल आनर बानर का पैदाइशी, उसको शिक्षक में दिया जाता है। तो हमारा देश, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र कैसे विकसित होगा? इस समाज की दोहरीकरण नीति जो सामने है, उस पर विशेष रूप से सरकार को फोकस करना चाहिए। करिकुलम में विशेष ढंग से परिवर्तन लाना चाहिए। जो समाज को सोशल रिफॉर्मर टीचर होता है, टीचर ही बैकवर्ड माइंडेड का होगा, वो आदर्श स्टूडेंट को कैसे पैदा कर सकता है? आजकल के टीचर सारा समाज को कचरा फैला रहा है। रोटेनशिप इन्फेक्ट द होल सोसाइटी। एक सड़ा हुआ इंसान सारे समाज को गंदा करता है। लेकिन एक सोशल रिफॉर्मर यदि कहा जाए तो टीचर होता है। टीचर जब तक टॉप क्लास का नहीं होगा, तब तक समाज, राष्ट्र विकसित नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे पहले हमें शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस पर सरकार को विशेष फोकस करना चाहिए। और शिक्षा पर जो जीएसटी है, स्वास्थ्य पर जो जीएसटी है, इस पर पूरी तरह जीरो बैलेंस कर देना चाहिए, ताकि शिक्षा कम से कम दामों में मिले, काफी शिक्षित हो। शिक्षित राष्ट्र ही उच्च और आदर्शता को प्राप्त कर सकता है। शिक्षा की कमी नहीं होता, शिक्षा की कमी ना होता तो आज हमारा देश, शिक्षा की कमी ना होती तो आज हमारा गांव शहर से कहीं बेहतर होता। सब शिक्षा का खेल है। इसीलिए सरकार को शिक्षा पर विशेष फोकस देना चाहिए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में नई नई नीतियों को लाना चाहिए। जो वैश्वीकरण, जो विश्व स्तर पर सिलेबस चल रहा है, उस सिलेबस को
रखना चाहिए। एक राष्ट्र एक सिलेबस होना चाहिए, तब जाकर के हमारा देश एक उच्चतर आदर्शता को प्राप्त कर पाएगा। समझ गए ना? स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना होगा। सभी नागरिकों को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराना पड़ेगा। समझ गए ना? इसके लिए अस्पतालों और चिकित्सकों की सुविधाओं की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। अस्पतालों की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा, चिकित्सकों की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा, टॉप क्लास के चिकित्सक को रखना पड़ेगा, जो वॉलेंटियर हो, जो समाज के लिए समर्पित हो, टॉप क्लास का नॉलेज रखता हो। वैसे चिकित्सकों को, वैसे डॉक्टरों को हमें हर पंचायत में देना पड़ेगा। समझ गए ना? कौशल विकास को बढ़ावा देना पड़ेगा। कौशल विकास को बढ़ावा देना पड़ेगा। युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना पड़ेगा। आने वाला जो चुनौतियां हैं, उस चुनौतियों से हम कैसे सामना करें, इस तरह के ज्ञान हमें देना पड़ेगा। नई पीढ़ियों को नए ज्ञान से अवगत कराना पड़ेगा। नए नए जो तकनीकियां लॉन्च करती है, उन तकनीकियों को नॉलेज देना पड़ेगा। नवयुवक को रोजगार और कौशल विकास पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। रोजगार को नए नए अवसर प्रदान करना पड़ेगा। रोजगार के लिए एक पर एक, जब तक हम कंपोज नहीं करेंगे, आज क्या है, रोजगार मुहैया नहीं कराया जाता है, नई नई सृजन नहीं किया जाता है, कंपोज नहीं किया जाता है, वही घिसा पसीटा जो है नियम, उसी पर लेकर के सरकार चल रही है। पुराने जमाने का बना बनाया हुआ अंग्रेज का जो नियम कानून है, उसी को हम भूल रहे हैं। तो कैसे विकास होगा, कैसे रोजगार का अवसर मिलेगा? समझ रहे हैं ना? एक कलेक्टर जिला का संचालन करता है, उसको कई रूपों में बांट देना चाहिए। एक कलेक्टर को पंचायत लेवल तक पहुंचा देना चाहिए, कई विभागों में उसको बांट देना चाहिए। हर क्षेत्र में अलग अलग प्रशासन को देना चाहिए, जिसको चलाने में सहूलियत मिले। समाज तक जो सरकार की जो भी योजना है, वो जनता के बीच में पहुंचना चाहिए सुलभता पूर्वक। वैसे नीतियों को हमें सरकार को लाना चाहिए। समझ गए ना? अब क्या है हमें बुआ तैयार क्या करना है? सामाजिक और संस्थागत सुधार। सामाजिक और संस्थागत सुधार। तो इसमें क्या है? सबसे पहले सामाजिक समता को समझना पड़ेगा। सामाजिक समता क्या है? इसके बिना विकसित राष्ट्र कल्पना के व्योम में घूमने के समान है। जब तक हम सामाजिक समानता नहीं लाएंगे अपने देश में, तब तक हम विकसित राष्ट्र की ओर नहीं जा सकते हैं। इसमें हमें जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव समाप्त करना पड़ेगा। क्या बोले हम? जाति, धर्म और लिंग में जो नफरती विचार है, इसको समाप्त करना पड़ेगा और समतामूलक विचारों को समाज में उड़ेलना पड़ेगा। हम आज जो पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, इसको जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा। बहुत बेहतरीन मैं अपने विचारों को आपके सामने पेश कर रहा हूं, और लगता नहीं है जो मैं विचार व्यक्त कर रहा हूं वो कहीं मिल पाएगा। ये मेरा दावा है, मैं जान रहा हूं। समझ गए ना? तो हमें जाति, धर्म, मजहब और लिंग के भेदभाव को समाप्त करके एक समतामूलक समाज, समाजवादी विचारधारा को समाज में लाना पड़ेगा और सभी नागरिकों को
समान अवसर प्रदान करना पड़ेगा, महिलाओं को सशक्त बनाना पड़ेगा। जब तक जिस राष्ट्र में महिला सशक्त नहीं हो, जिस राष्ट्र में महिला जितना शिक्षित होता है उतना ही राष्ट्र विकसित होता है। विकसित राष्ट्र का जो स्तर बनता है वो महिलाओं की शिक्षा पर बनता है। जिस देश में महिला सशक्त होगी, शिक्षित होगी, वही राष्ट्र उतना विकसित होगा। तो महिलाओं को हमें सशक्त करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना होगा, समझ गए ना। और उनको विकास के गति प्रदान करना पड़ेगा। नारी को मजबूत करना पड़ेगा, तब हमारा देश विकसित राष्ट्र हो सकता है, समझ गए ना। समझ रहा है इस बात को। अब भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार आखिर भ्रष्टाचार है क्या? भ्रष्टाचार क्या है? भ्रष्टाचार को समझना पड़ेगा ना। हमें भ्रष्टाचार से, भ्रष्टाचारियों से, पाखंडवादी से, सामंतवादी ताकतों से, ब्राह्मणवादी ताकतों से, आतंकवादी ताकतों से, जो नफरती ताकतों को, नफरती विचारों को पैदा करता है, उनसे डट करके मुकाबला करना पड़ेगा। उस विचारों को दबा करके समतामूलक समाज को लाना पड़ेगा। अंबेडकरवादी विचारों को समाज में उड़ेलना पड़ेगा। मनुवादी विचारधारा को जड़ से खत्म करना पड़ेगा। लोकपाल जैसे ताकतवर बिल को, पदों को प्रभावी बना करके, पारदर्शिता ला करके भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकता है। जब तक हम लोकपाल बिल को लागू नहीं करेंगे तब तक भ्रष्टाचार को खत्म करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, नफरती ताकतों को दबाने के लिए हमें लोकपाल बिल को समझना होगा, लोकपाल बिल को लाना होगा, उसको प्रभाव में लाना होगा, एक्शन में लाना होगा। अब क्या है, आगे देखिए, प्रौद्योगिकी और नवाचार। प्रौद्योगिकी और नवाचार क्या है, इसको समझने की जरूरत है। तो इसमें क्या आता है, अनुसंधान और विकास में निवेश। अनुसंधान मतलब खोज, और इसको विकास की गति को हम कैसे देंगे? जब तक हम पूंजी को इनमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जैसे प्रौद्योगिकी को होता है IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, DRDO, ये सब जो होता है, इस पर जब तक हम निवेश नहीं करेंगे, नई तकनीकों को नहीं अपनाएंगे और नवाचार को बढ़ावा नहीं देंगे, तब तक हम विकसित राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इन तकनीकों पर हम विशेष फोकस करेंगे और अनुसंधान को बढ़ावा देंगे। अनुसंधान के विकास में पूंजी को काफी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तब जाकर के हमारा IT सेक्टर, टेक्नोलॉजी विकसित होगा, एक ग्लोबलाइजेशन लेवल का स्तर बनाएगा। डिजिटल ढांचे को मजबूत करना पड़ेगा। डिजिटल ढांचे समझ रहे हैं ना, डिजिटल ढांचा क्या होता है समझिए। डिजिटल ढांचा क्या होता है, डिजिटल नेटवर्क जो होता है उसको आधुनिकीकरण में परिवर्तन करना होगा।
नए अंदाज में, विश्व स्तरीय अंदाज में आधुनिकीकरण, मॉडलाइज करने की जरूरत है। जब तक हम डिजिटल नेटवर्क को आधुनिकीकरण, मॉडलाइजेशन नहीं करेंगे और कनेक्टिविटी को बेहतर नहीं बनाएंगे, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देंगे, तब तक हम विकसित राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इस पर हमें फोकस देना पड़ेगा। पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता क्या है? जी, पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता। पर्यावरण संरक्षण पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। विकास और पर्यावरण जो होता है संरक्षण के बीच, हम जो विकास कर रहे हैं और पर्यावरण के बीच कॉम्बिनेशन का होना बहुत जरूरी है, तालमेल का होना बहुत जरूरी है। दोनों के बीच कॉम्बिनेशन जो होता है वो अच्छा होना चाहिए, तालमेल अच्छा होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? इसके लिए संतुलन को बनाए रखने के लिए हम अपने तरीकों और स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को अपनाना पड़ेगा। है हरित ऊर्जा क्या है? हरित ऊर्जा को हमें अपनाना पड़ेगा। हरित ऊर्जा क्या है? बढ़ावा इसको कैसे देना चाहिए? जैसे सौर ऊर्जा हुआ, हम कोयला के माध्यम से ऊर्जा न पैदा करके, जो हम कोयला से ऊर्जा पैदा करते हैं, डीजल पेट्रोल से ऊर्जा पैदा करते हैं, इसको हमको बचाना है भविष्य के लिए। और सौर ऊर्जा जो होता है, जो सूर्य से कनेक्शन रहता है, सूर्य के माध्यम से ऊर्जा पैदा करते हैं, सौर ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर तेजी से हमको बढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हमें सौर ऊर्जा पर विशेष फोकस देना पड़ेगा ताकि हमारा पर्यावरण बेहतर हो, हरित ऊर्जा मजबूत हो। हरित ऊर्जा का जो क्रांति है वो क्रांति कमजोर नहीं हो, अव्वल दर्जा का हो। तो इस तरह के हम जीवन में उतारेंगे नहीं, इस पर अमल नहीं करेंगे, हमारी सरकार इस पर विचार नहीं करेगी, तब तक हम विकसित राष्ट्र की ओर नहीं जा सकते हैं। विकसित राष्ट्र होने के लिए इन तमाम चीजों पर फोकस देना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा देश विकसित राष्ट्र होगा। इसमें तमाम जनता का भी भागीदारी होना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय मूल निवासी, जय बहुजन समाज।